खबरनामे के आगाज में आपको बताएं कि नए वज़ीर ख़जाना के दौरे वाशिंगटन और IMF हुकाम से मुलाकातों के दौरान कर्ज प्रोग्राम की बहाली, मुद्दत में तोसी और रकम में इजाफे की उम्मीद बन गई है। मुज़ाकरात में कर्ज का हजम $6 अरब से बढ़ाकर $8 अरब तक ले जाने पर उसूली इत्तेफाक कर लिया गया है। कर्ज प्रोग्राम के हजम में $2 अरब इजाफे के साथ साथ मुद्दत में भी 9 माह से 1 साल तक की तोसी मुतवक्के है। इसी के साथ साथ IMF के एलामिये के मुताबिक वज़ीर ख़जाना से इक़्तिसादी पॉलिसीज़ पर मुलाकातें नतीजा खेज रही। गैर फंड शुदा सब्सिडीज वापस लेने के लिए फौरी इक़दामात पर इत्तेफाक किया गया। IMF मई में अपना एक मिशन पाकिस्तान भेजेगा। पाकिस्तान ने प्रोग्राम में जून 2023 तक तोसी की दरख्वास्त की। पाकिस्तानी हुकाम ने मौजूदा चैलेंजेस से निमटने के अज़्म का इज़हार किया। ये भी बता दें कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने का इशारा दे दिया। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर मज़ीद सब्सिडी बर्दाश्त नहीं कर सकती। पेट्रोल पर 21, डीजल पर 51 रुपये लीटर का नुकसान हो रहा है। वज़ीर ख़जाना का कहना था कि IMF से मुज़ाकरात मुस्बत रहे, पाकिस्तान के दिवालिया होने का कोई चांस नहीं है। पेट्रोल में 21 रुपये पर लीटर 21 रुपये का और डीजल में 51 रुपये 52 पैसे। हुकूमत पेट्रोल पर 21 रुपए, डीजल पर 51 रुपए सब्सिडी दे रही है। अगले महीने ओगरा का तखमीना इससे भी ज्यादा है। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस मईशत की तल्ख सूरत हाल बताते हुए अवाम को तसल्ली भी दे दी कि इस वक्त पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ रही। इस वक्त कोई प्राइस बढ़ाने की फिल फॉर नहीं है, तो जो लोग इस वक्त हमारे पाकिस्तानी भाई परेशान है कि आज रात को प्राइस बढ़ जाए तो वो नहीं बढ़ रही है। जब तक मैं पाकिस्तान नहीं जाऊँगा प्राइस नहीं बढ़े। मुतवस्सित तबके को रिलीफ देने के लिए हुकूमत के पास क्या तजावीज़ हैं ये भी बता दिया। पेट्रोल पंप को मुख्तस कर लें कि आप जो है वो सिर्फ मोटरसाइकिल को 1 लीटर पर डे बेच सकते हैं, सस्ता रेट। गाड़ी वालों को आप वो ना दें 70 पर 1 लीटर पर डे। मैं तो एक मिसाल दे रहा हूँ, अभी थॉट आउट नहीं कराए। क्या स्टेट बैंक को खुद मुख्तारी देने का कानून रिवर्स होगा? इस सवाल के जवाब में वजीर खजाना का कहना था, इस वक्त मेरा फोकस जो है वो इस साल के अंदर IMF के प्रोग्राम को फुल फॉर IMF के प्रोग्राम को रिवाइव करना है, अगले साल IMF के प्रोग्राम को चलाना है। तो मैं जो है वो दाएं बाएं नहीं देखूंगा। वजीर खजाना के मुताबिक IMF से मुज़ाकरात मुस्बत रहे, पाकिस्तान के दिवालिया होने का कोई चांस नहीं। गुज़श्ता हुकूमत के IMF से किए गए वादों पर अमल दरामद के पाबंद हैं। और मुल्क में बिजली बहरान संगीन हो गया। सिर्फ एक दिन में बिजली शॉर्टफॉल 2.5 गुना बढ़कर 7,500 मेगावाट तक पहुंच गया है। मुल्क के मुतादिद इलाकों में 10 से 18 घंटों की लोड शेयरिंग की जा रही है। वहाब कामरान से मजीद तफसीलात हासिल करते हैं। वहाब, बिजली शॉर्टफॉल में अचानक इजाफे की क्या वजह है, क्या मालूम हो पाया? देखिए, जो बुनियादी वजह सामने आई है इस शॉर्टफॉल में अचानक इजाफे की, वो निजी पावर प्लांट्स की पैदावार में कमी है। और इस पैदावार में कमी की जो वजह है वो इनको फ्यूल की अदम दस्तियाबी है, जिसकी वजह से 3500 मेगावाट जो IPPs हैं वो पैदा नहीं कर रहे। गुज़श्ता रोज IPPs 14,000 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे थे, साहब आज 9,500 मेगावाट के करीब IPP से बिजली पैदा हो रही है। और यही वजह है कि शॉर्टफॉल में अचानक इजाफा हुआ है। और इस वक्त जो शॉर्टफॉल है वो 7,000 मेगावाट से भी तजावुज कर चुका है। इसकी वजह से मुल्क भर के मुख्तलिफ इलाकों में 10 घंटे से 18 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है। हाई लॉसेस वाले इलाकों में ज्यादा लोड शेडिंग हो रही है और आवाम को इस सूरत हाल में काफी मसाइल का सामना है। जी, तफसील बताने के लिए आपका शुक्रिया वहाब कामरान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ हुकूमत ने 5 साल में बदतरीन लोड शेडिंग का खात्मा किया। PTI हुकूमत ने बरवक्त ईंधन खरीदा, ना पावर प्लांट्स की मरम्मत की, नाकारा प्लांट्स के जरिए बिजली पैदा महंगी की जा रही थी। लोड शेयरिंग और महंगी बिजली से आवाम को माहाना 100 अरब का नुकसान हो रहा है। मौजूदा हुकूमत इस सारे मामले को ठीक कर रही है। बड़ी खबर आपको दें, साबिक DG FIA ने दावा किया है कि इमरान खान ने आरिफ नकवी के लिए सुई सदन को भारी नुकसान पहुंचाया। कि इलेक्ट्रिक ने इमरान खान की वजह से ही सुई सदन को 87 अरब के वाजिबात रोके। बशीर मेमन ने समा के नुमाइंदा खुसूसी से गुफ्तगू करते हुए तहलका खेज इंटरव्यू में यह भी इल्ज़ाम लगाया कि साबिक वज़ीर आज़म ने FIA को के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कार्रवाई से रोका था। अहम खबर, साबिक DG FIA ने दावा किया है कि इमरान खान ने आरिफ नकवी के लिए सुई सदन को भारी नुकसान पहुँचाया। कि इलेक्ट्रिक ने इमरान खान की वजह से ही सुई सदन को 87 अरब के वाजिबात रोके। बशीर मेमन ने समा के नुमाइंदा खुसूसी मंसूर
मुगैरी को तहलका खेज इंटरव्यू में ये इल्ज़ाम भी लगाया कि साबिक वज़ीर आज़म ने FIA को के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कार्रवाई से रोका था। वो जो के इलेक्ट्रिक के खिलाफ FIA इंक्वायरी कर रही थी, गवर्नमेंट के पैसे थे काफ़ी अरबों रुपए में। पहले ये बताएं कितने पैसे हैं, और प्राइम मिनिस्टर ने ये आपको मना किया कि ना करें इनके खिलाफ इंक्वायरी? सुई सदरन गैस के पैसे, गैस के पैसे वो देता नहीं था के इलेक्ट्रिक, और किसी न किसी तरीके से ये अगर काटते थे उसकी गैस जा कर के, तो वो फिर कराची में कोई अनरेस्ट हो जाता था, जाहिर है बिजली बंद हो जाती थी, अनरेस्ट होता था, तो फिर वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध, फेडरल गवर्नमेंट आकर के दरमियान में पड़ के और अच्छा थोड़े से पैसे दे देते हैं, बाकी बाद में देंगे। और ये हर वक्त मुख्तलिफ़ किस्म के हिलो बहानों से करते कराते इन्होंने 87 अरब रुपया, 87 बिलियन, 87 अरब रुपया सुई सदरन गैस का हो गया। खान साहब ने मुझे खुद एक मरतबा नहीं, कोई एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक मरतबा नहीं, कोई मतलब आई डोंट नो, आई कांट टेल यू हाउ मेनी टाइम्स, कि जी आरिफ नकवी को तुमने तबाह कर दिया। एक दिन ये भी बात हुई थी, तो मैंने कहा सर जिसके पैसे हैं वो परेशान होना चाहिए, जिसने पैसे खाए हैं उसको शर्मिंदा होना चाहिए। आपने हमें परेशान किया हुआ सर, हमारा क्या कसूर है? हमने थोड़ी पैसे खाए ना, हमें मिलने हैं सुई सदरन गैस को पैसे, वो भी गवर्नमेंट की एंटिटी है और ये एक प्राइवेट कंपनी है, उसने पैसे खाए हुए हैं, तो नहीं वो मेरा दोस्त है। तो बहुत नाराज़ थी वो मुझसे ख़ास तौर पे। और फिर उन्होंने मुझे उस वक्त बताया था, तुम्हें पता नहीं है इसने हमें फाइनेंस किया हुआ है PTI को। अच्छा, मैं कहा अच्छा किया होगा, इलेक्शन में फाइनेंस किया था? यस, सियासी तौर पे। अब बाद में जब ये जो इलेक्शन कमीशन ने अभी जो निकाले हैं कुछ चीज़ें, तो वो बिल्कुल आ गया $2.1 मिलियन जो कि उसने PTI को दिए हुए हैं। एक फॉरेन कंपनी है उसने दिए हुए हैं, दुबई की कोई क्रिकेट क्लब है उसने। बाद में तो ये सारी चीज़ें खुल के सामने आ गई कि वो कहाँ पे PTI को भी फाइनेंस करता रहा है तभी, और वो आता भी था यहाँ पे पाकिस्तान में। और जब वो हेथ्रो एयरपोर्ट में पकड़ा गया तो उसने 2 ही नाम लिए थे ना, 2 ही टेलीफोन नंबर दिए थे, एक हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब का टेलीफोन नंबर और नाम, और दूसरा हमारे प्रेसिडेंट साहब का टेलीफोन नंबर और नाम। फिर मैंने एक चिट्ठी लिखी थी SCCP को, पता लगा कि शंघाई इलेक्ट्रिक आ रही है SCCP को, प्राइवेटाइजेशन कमीशन को, कि जी ये जब जाए तो ये देख लें बैलेंस शीट में ये 87 बिलियन भी देगा, लिख कर जा रहे हैं या नहीं लिख कर जा रहे हैं। ऐसा ना हो कि ये 87 बिलियन फिर कौन भरेगा। ज़ाहिर है पाकिस्तान के निकाल ली ये बात कही कि ये बैलेंस शीट में होनी चाहिए। यस होना चाहिए ना। जब आप शेयर ट्रांसफ़र करते हैं तो बैलेंस शीट में ये दिखाना चाहिए कि 87 बिलियन फ़लाँ का मुझ पर है और मैं उसको दूंगा या जो भी है। मेरे ख्याल में ये मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा केस है। 87 अरब रुपया मैं रिकवर कर लेता। अगर आपको फ्री हैंड दिया जाता और आपको मना ना किया जाता तो आप रिकवर करने में कामयाब हो जाते? मैं समझता हूँ हो सकते थे। बात करने के लिए इसी पर नुमाइंदा ख़ुसूसी मंसूर मुगैरी ही हमारे साथ हैं। मंसूर मुगैरी साहब, ये साबिक DG FIA खुद इतने बड़े संगीन इल्ज़ामात उनकी जानिब से लगाए जा रहे हैं, इंकशाफात किए जा रहे हैं, इस सिलसिले में क्या कोई कार्रवाई भी हुई, कोई इन्वेस्टिगेशन भी हुई इस सिलसिले में? जी क्लियर कहा कि मुझे उन्होंने बुला के सख्त बरानी का इज़हार किया। उसने कहा जो जिनको मैं चाहता हूँ गिरफ्तार करो तो आप उस पर हाथ नहीं डालते हो, और जिनको जो मेरे दोस्त हैं आप उनको तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने क्लियर कहा कि आरिफ नकवी मेरा दोस्त है, आप उनके खिलाफ क्यों इंक्वायरी कर रहे हैं। तो मैंने उनको कहा कि जनाब अली, ये ना आपके पैसे हैं ना मेरे पैसे, ये हमारी हुकूमत के पैसे हैं, हमारे सूद सदर इदारे के पैसे हैं। अगर उसको पैसे नहीं मिलेंगे तो एक इदारा जो है वो डिफॉल्ट में चला जाएगा, हालत ख़राब हो जाएगी। तो उन्होंने बशीर अहमद साहब ने फिर वाज़ेह तौर पे कहा कि मुझे इंक्वायरी करने से रोका गया और किसी और ने नहीं। प्राइम मिनिस्टर, साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने खुद कहा कि ये हमारे फिनांसर हैं, इन्होंने हमारी बड़ी मदद की थी इलेक्शन में, आप इस तरफ ना देखें। जी मंसूर मुगैरी, बड़े इल्ज़ामात लगाए गए हैं साबिक DG FIA की जानिब से। अपने देखने वालों को एक बार फिर से बताते भी हैं इस इंटरव्यू के हवाले से जो आपने किया है। साबिक DG FIA बशीर मेमन ने यह दावा किया है कि इमरान खान ने सुई सदन को भारी नुकसान पहुंचाया।
तहलका खेज ये इंटरव्यू सामने आया है जिसमें साबिक DGFIA ये भी कहते हैं कि इमरान खान ने कहा आरिफ नकवी PTI के फाइनेंसर हैं कि इलेक्ट्रिक ने इमरान खान की वजह से 87 अरब के वाजिबात रोके। साबिक वज़ीर आज़म ने कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ कार्रवाई से रोका। साबिक DGFIA का ये कहना है, ये भी बताया कि अगर इमरान खान ना रोकते तो सुई सदरन को 87 अरब रुपए मिल सकते थे जो कि रोक दिए गए। लंदन में गिरफ्तारी पर आरिफ नकवी ने सदर वज़ीर आज़म के फ़ोन नंबर दिए। PTI को आरिफ नकवी से $21 लाख की अदायगी साबित हो चुकी है। बिल्कुल, अपने नाज़रीन को बताएं कि साबिक DGFIA बशीर मेमन ने समा को तहलका खेज इंटरव्यू दिया है और ऐसे में उनकी जानिब से ये दावा किया गया है कि इमरान खान ने सुई सदरन को भारी नुकसान पहुंचाया है। इमरान खान ने कहा कि आरिफ नकवी PTI के फाइनेंसर हैं और इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। फ़ारूक हबीब साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर, बहुत शुक्रिया समा को वक्त देने का। ये बशीर मेमन, उनका ये बड़ा दावा सामने आया है कि इमरान खान ने सुई सदरन को भारी नुकसान पहुंचाया है और के इलेक्ट्रिक ने इमरान खान की वजह से 87 अरब के वाजिबात रोके। जी सर, आवाज़ आ रही है आपको? अच्छा फ़ारूक हबीब साहब, साबिक DGFIA ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान ने कहा था कि आरिफ नकवी PTI के फाइनेंसर हैं, ये उनको एक फेवर दिया गया था। सर, चैलेंज करेंगे आप इसको? ऑडियो का कुछ इशू है, हम दोबारा उनसे रब्ता करने की कोशिश करेंगे फ़ारूक हबीब साहब से। और उनका ये कहना है कि इन इल्ज़ामात में कोई सदाकत नहीं है। जी, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लाहौर हाईकोर्ट में मरियम नवाज की उम्रे पर जाने के लिए पासपोर्ट वापस लेने की दरख्वास्त अदालत ने नैब को नोटिस जारी करते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी। वकील मरियम नवाज ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उम्रे पर जाना नेकी का काम है, जिस पर जस्टिस अली बाकर नजफी ने रिमार्क्स दिए कि नेकी कर दरिया में डाल। मजीद बात कर लेते हैं, अरशद अली हमारे साथ हैं। अरशद, क्या रिमार्क्स रहे? और जी बिल्कुल, जो है वो जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने मरियम नवाज की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त पर जब समाअत शुरू हुई तो अदालत को मरियम नवाज के वकील ने बताया कि मरियम नवाज जो है वो उम्रे पर जाना चाहती है, जबकि ECL में जो नाम का मामला है वो वफाकी हुकूमत खुद देखेगी। ताहम हमें पासपोर्ट जो है वो मरियम नवाज का वापस करने के अहकाम सादर फरमाए जाए। और इसके साथ साथ मरियम नवाज के वकील ने यह कहा कि रहमतों और बरकतों का महीना है और नेकियों का महीना है, जिस पर जो है वो जस्टिस अली बाकर नजफी की जानिब से ये कहा गया कि नेकी कर दरिया में डाल। इस रिमार्क्स पर जो है वो अदालत में कहका लगा, जिस पर जो है वो अदालत ने कार्रवाई मुख्तसर करते हुए उसके बाद नैब को नोटिस जारी कर दिए हैं और इसके साथ साथ वफाकी हुकूमत से जो ECL से नाम निकालने के नए रूल्स बनाए गए हैं उस पर भी जवाब मांग लिया है। उन रूल्स को भी अदालत के रूबरू कल पेश करने के अहकाम जारी किए हैं। तफसील बताने के लिए शुक्रिया अरशद अली। और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के दरमियान जंग जारी है। पंजाब असम्बली में तोड़फोड़ पर परवेज इलाही ने दोस्त मोहम्मद मजारी के 2 असिस्टेंट ऑफिसर और एक स्टाफ ऑफिसर को मुअत्तल करके इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। मुअत्तल अफराद में असिस्टेंट प्रोटोकॉल ऑफिसर मोहम्मद शाहिद और अजीम भट्ट, जबकि स्टाफ ऑफिसर मोहम्मद अमान खालिद वाई शामिल है। तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के दरमियान जंग जारी है। ऐसे में पंजाब असम्बली में तोड़फोड़ पर परवेज इलाही ने दोस्त मोहम्मद मजारी के 2 असिस्टेंट ऑफिसर और एक स्टाफ ऑफिसर को मुअत्तल करके इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। हमजा शहबाज की हलफ बर्दारी से मुतालिक अदालती हुक्म पर अमल दरामद के लिए लाहौर हाईकोर्ट में दायर दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट कल हमजा शहबाज की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया था कि सदर बगैर किसी वजह के वज़ीर आला के हलफ से मुतालिक अदालती हुक्म में ताख़ीर कर रहे हैं, हुक्म पर अमल दरामद करवाया जाए। हमजा शहबाज ने हलफ बर्दारी से मुतालिक अदालती हुक्म पर अमल दरामद के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। इस सदा के मौके पर रहनुमा नून लीग अता तारड़ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अदालती हुक्म पामाल किया गया। गवर्नर हाउस से किसी को निकालना लाहौर शहर में मामूली बात है, मगर हम कानून से हटकर कुछ नहीं करना चाहते। अदालत से दरख्वास्त है कि हलफ बर्दारी जल्द अज जल्द मुकम्मल की जाए ताकि सूबे का निज़ाम चल सके। उन्होंने मजीद क्या कहा, ये सुनते हैं।
अपनी अना की तस्कीन के लिए और सिर्फ इक़्तिदार की हवस में तकरीब हल्फ बर्दारी नहीं होने दे रहे। अदालत आलिया के वाज़े अहकामात को किसी खातिर में नहीं लाया गया। मुख्तलिफ शख्सियात जिसमें सदर पाकिस्तान, गवर्नर पंजाब जो कि सुबकदोश हो चुके, जिनके खिलाफ वजीर आजम ने सदर पाकिस्तान को समरी भिजवा दी कि इनको इनके ओहदे से हटाया जाए, वो किस इखलाकी जवाज या कानूनी जवाज के तहत गवर्नर हाउस में बैठे हैं। हम पुरअमन लोग हैं, वरना गवर्नर हाउस से किसी को निकालना लाहौर शहर में बहुत मामूली बात है, मगर हम कानून, ज़ाब्ते, अदलिया के एहतराम और आइन की बालादस्ती पर कारबंद हैं। हमारा कानूनी हक है, आइनी हक है, इसीलिए अदालत के दरवाजे पर खड़े हैं, अदालत का दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि आइन की बालादस्ती और आइन का तहफ़्फ़ुज़ वो अदालतों की जिम्मेदारी है। अहम खबर देंगे पंजाब से, जहां लाहौर हाई कोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले के शेड्यूल का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। अदालत ने 25 मई को इलेक्शन कमीशन समेत फरीकैन से जवाब तलब कर लिया है। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि लोकल गवर्नमेंट तरमीमी ऑर्डिनेंस की मुद्दत 10 जून को ख़त्म हो जाएगी। शेड्यूल के मुताबिक सरकारी नताइज का ऐलान 14 जून को किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन गैर कानूनी और गैर आइनी है। अब ये बताएं कि तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं जिस शख्स पर फर्द जुर्म आयद की जानी हो वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं कर सकता। शाह महमूद कुरैशी ने 29 मई को मुल्तान में जलसे का ऐलान किया। साथ ही कारकुनों से अपील की कि वो 26 अप्रैल को ज़िले सतह पर इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर एहतजाज करें। निस्फ से ज्यादा काबीना में वो वजीर हैं जो जमानतों पर हैं। पहला काम उन्होंने क्या किया, अपने नाम ECL से निकाले हैं। आज बेनजीर भुट्टो का बेटा लंदन में नवाज शरीफ से 10 कौमी असेंबली की सीटों की खैरात लेने गया है। पीपल्स पार्टी में और MQM में कभी कोई कुर्बत थी, मफादात का मिलाप हुआ। ये गैर फिक्री अलायंस है, हवा के एक सियासी झोंके से ये बिखर जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल करने जा रहे हैं कि वो शख्स जिस पर फर्द जुर्म 26 तारीख को आयद होनी हो वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करे। इससे पाकिस्तान के वकार को नुकसान पहुंचता है। 26 तारीख पूरे पाकिस्तान में हर जिले में इलेक्शन कमीशन का जो जिलाई दफ्तर है उसके सामने पुरअमन एहतजाज कर रहा है। 27 के रोजे की रात जो 28 अप्रैल बनती है, हमने शबे दुआ का फैसला किया है। 29 मई को इमरान मुल्तान में होगा इंशाअल्लाह। वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ ने सवाल उठा दिया। कहा अगर इमरान खान के खिलाफ आलमी साजिश हुई तो उन्होंने इक़्तिदार बचाने की खातिर ज़रदारी से क्यों रब्ता किया। आसिफ अली ज़रदारी को तहरीक अदम एतमाद वापस लेने के लिए पेशकश क्यों की। इदारों को ब्लैकमेल करना इमरान खान की पुरानी आदत है। वो शेखपुरा में जलसे से खिताब कर रहे थे। के बाद अगर इलेक्शन आते तो PTI के किसी बंदे को कोई वोट देता तो फिर ये सब मुश्किल वक्त और हुकूमत अपने गले क्यों ली। नौजवानों, अगर ये कुछ देर और रह जाता, कोई भी हुकूमत इंतखाबात के नतीजे में जमात की बनती, ये उसको गवाह बना के कह रहा हूं दोबारा अपने पांव पर मुल्क खड़ा ना हो सकता। ये गैर मकबूल फैसला पाकिस्तान के वसीर और वफा इस कौम को देखते हुए नवाज शरीफ ने ये कड़वा घूंट पिया। पता था रातों रात बिजली के रेट नहीं कम कर सकते, पता था रातों रात दालें, घी, आटा, चीनी के रेट कम नहीं कर सकेंगे, मगर ये जो करने जा रहा था वो बर्दाश्त नहीं था। तुमने ये नहीं कहा था जो तेरे इख्तियार में भी नहीं था, तुम वो कुछ भी उसको देने के लिए तैयार थे। अगर वो आसिफ अली जरदारी मान जाते
तो फिर आलमी साजिश कहां गई? वो कार्ड क्या था? आखिर पे इसने कहा। पाकिस्तान की नई हुकूमत के खिलाफ लंदन में PTI का तीसरे हफ्ते भी एहतजाज। हाइड पार्क से शुरू होने वाली रैली नवाज शरीफ के घर के बाहर पहुंची। एहतजाज का अहवाल इस रिपोर्ट में जानिए। तहरीक इंसाफ लंदन की सड़कों पर PTI के ओवरसीज कारकुनों का तीसरे हफ्ते भी एहतजाज। छुट्टी के रोज लंदन के हाइड पार्क से निकलने वाली एहतजाजी रैली एवनफील्ड में नवाज शरीफ के घर के बाहर जा पहुंची। खान साहब आप कहते थे घबराना नहीं, लेकिन अब हम कह रहे हैं खान साहब आपने नहीं घबराना। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, नामंजूर, नामंजूर। उधर स्विट्जरलैंड के दारुल हुकूमत बंद में खवातीन ने एहतजाज किया। पाकिस्तान का मतलब क्या? जाली हुक्मरान हम पर मुसल्लत किए गए हैं, हमें वो नामंजूर है। और अपने वजीर आजम जिनको हम अभी तक वजीर आजम समझते हैं और वो वजीर आजम हैं, उनके साथ यकजहती के इजहार के लिए जमा हुए हैं। मुजाहिरे में कश्मीरी कम्युनिटी ने भी शिरकत की। अभी आपको ये खबर दें कि कराची के इलाके मलीर सऊदाबाद से लापता होने वाली 15 साला लड़की निम्रा की गुमशुदगी की तहकीकात में पेशरफ्त हुई हैं। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक निम्रा के शाहरुख नामी नौजवान के साथ मुल्तान जाने का शुबा था। यहाँ पेशरफ्त सामने आई है। कराची के इलाके मलीर सऊदाबाद से लापता होने वाली 15 साला लड़की निम्रा, इसकी गुमशुदगी में तहकीकात में पेशरफ्त हुई हैं। तफ्तीशी हुकाम का इस सिलसिले में ये बताना है कि निम्रा के शाहरुख नामी नौजवान के साथ मुल्तान जाने का शुबा है। इस पर मजीद भी तफ्तीश की जा रही है। शाहनवाज अली कादरी से तफसील हासिल करते हैं। शाहनवाज, क्या बताना है तफ्तीशी हुकाम का मजीद? देखिए, बिल्कुल गुज़श्ता रोज सऊदाबाद से 15 साल लड़की के लापता होने का वाक़या रिपोर्ट हुआ था। अब केस की तफ्तीश में एक नया मोड़ सामने आया है। तफ्तीशी हुकाम ये दावा करते हैं कि निम्रा का जो पूर्ण रिकॉर्ड निकाला गया है उससे 2 लड़कों के नंबर सामने आए थे, जिस तरह एक अली था और एक शाहरुख था। ये भी बात सामने आई है कि पुलिस ने अली को हिरासत में लिया है और अली ने दौरान हिरासत ये इंकशाफ किया है कि निम्रा इससे कबल भी सीवी से तक जो है बिगड़ छोड़कर जा चुकी थी, लेकिन उसके बाद उसको वापस ले आया गया था। तफ्तीशी काम कहते हैं कि जो शाहरुख है उसकी जो लोकेशन है वो मुल्तान के अंदर आ रही है और लोकेशन बार बार जो है तब्दील हो रही है। पुलिस काम कहते हैं कि ये जो वाक़या है अगवा का नहीं है बल्कि अपनी मर्जी से जाने का है। जी, शाहनवाज अली कादरी, तफसील के लिए शुक्रिया। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में 14 साला लड़की के अगवा और ज्यादती के इल्ज़ाम में एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुतासरा लड़की के वालिद ने पुलिस को बताया कि 13 अप्रैल को बेटी वॉक के लिए गई लेकिन वापस नहीं आई। रात को फ्लैट की पार्किंग से बच्ची मिल गई, जिसे अपार्टमेंट के ही एक मकीन ने अगवा किया और अपने फ्लैट में ले जाकर ज्यादती का निशाना बनाया। लड़की के वालिद ने पुलिस तफ्तीश पर अदम एतमाद का इजहार किया है। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मजीद तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। तारीख को की रात को मेरी बेटी जो कि 13-14 साल है वो लापता हुई है। तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे के करीब मेरी बेटी उसी अपार्टमेंट से मिली है। उसके बाद फिर हम हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल के बाद फिर जब वहाँ हमने MLO किया तो उनके साथ रेप किया गया था, जिस पर फिर मुलजिम गिरफ्तार हुए और थाने लेकर आए। अगवा का भी मुकदमा दर्ज हुआ है और ज्यादती का भी मुकदमा दर्ज हुआ है। मुझको छाँव में रखा, खुद जलता रहा धूप में। मैंने देखा है एक फरिश्ता बाप के रूप में। लेकिन कुछ नादान अपने घर की छाँव को अपने हाथों से गंवा बैठते हैं और बाप बुढ़ापे में पराए सहारे का सहारा लिए बैठे हैं। आइए आपको भी इन बेबस वालिदैन से मिलवाते हैं। मुझको छाँव में रखा, खुद जलता रहा धूप में। मैंने देखा है एक फरिश्ता बाप के रूप में। लेकिन कुछ लोग अपने हाथों से अपने घर की छाँव को गंवा बैठे हैं और बाप पराए साए तले सहारा लिए बैठे हैं। आइए आपको भी इन बेबस वालिदैन से मिलवाते हैं। मैं वॉशरूम में गिर जाता था, 10-15 मिनट उधर गिरा रहता था। कोई उठाने वाला नहीं होता था।
लरसते होंठों से अपनी बेबसी की दास्तान सुनाता 70 साला नूर अहमद। औलाद की एक झलक को तरसता ये बूढ़ा बाप, जिसे जब 5 साल कबल फारिज के अटैक के बाद अपनी औलाद के सहारे की जरूरत पड़ी तो उन्होंने इसे दरबदर कर दिया। मुझे उन्होंने गाँव छोड़ दिया। मैं तकरीबन 2 साल गाँव में रहा, फिर वहाँ दिल नहीं लगा, फिर मैं वापस आ गया। वहाँ से मैं चलता था, रात को आता था कि घर जा तो किसी तरीके से मैं अपने घर चला जाऊँ। दूसरी मंजिल पे घर था, वो सीढ़ियाँ चढ़ के मैं ऊपर जाता था, मुझे अंदर दाखिल नहीं होने देते थे। सुनते हैं कि बेटे बाप के बाजू होते हैं, ठीक है जी, लेकिन मुझे ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई। नूर अहमद वो बेबस बाप है जिसने सुन रखा था कि दुनिया छोड़ भी जाए तो बेटियां साथ रहती हैं, मगर इसका ये मान भी टूट गया। कहते हैं कि अगर कोई ना आपसे प्यार करे ना, जो बेटी होती है ना वो प्यार करती है। बेटा मिलने आया तो नूर अहमद की रमजान में आंसुओं भरी ईद हो गई। बेटा ईदी भी लाया, कपड़े भी लाया, लेकिन ईद पर साथ ले जाने के सवाल पर खामोशी का रोजा रख कर चला गया। छोटा बेटा आया, कल परसों मुझे ईद दे के गया है, कपड़े दे के गया है, लेकिन क्या फायदा। एक बेटी और 2 बेटों की बेरुखी इंतहा पर, लेकिन बेचारा बाप है ना, कहता है एक दिन बच्चे साथ ले ही जाएंगे। अभी मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह मुझे बच्चे आके ले जाएंगे इंशाअल्लाह। ना पास कोई बेटी ना बेटा, सिर्फ बाप। फाउंडेशन साया में रिहाइश पजीर ठुकराए हुए ये बाप एक दूसरे का दर्द महसूस करते हैं और दरमा बन जाते हैं। बाबा जानी जिनकी वजह से ये जिंदगी है, क्योंकि बाप के साए में बख्त होते हैं, ये घरों का दरख्त होते हैं। आप भी अपने घरों की घनी छाँव की कदर कीजिए, वरना कड़ी धूप आपका मुकद्दर बन जाएगी। कैमरामैन नवीद रमज़ान के साथ शाहीन मिशाल, समा, लाहौर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई फंडिंग केस का 30 दिन में फैसला करने का हुक्म मुअत्तल कर दिया है। अहम अपडेट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई फंडिंग केस का 30 दिन में फैसला करने का हुक्म मुअत्तल कर दिया है। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद से। सुहेल, आगाह कीजिएगा। ये देखें, पीटीआई को बड़ा रिलीफ मिला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। जो 30 दिन में पार्टी फंडिंग केस का फैसला करने के सिंगल बेंच के अहकाम थे उनको मुअत्तल कर दिया गया है। चीफ जस्टिस सत्र मनीला की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने आपसे थोड़ी देर पहले ये अहकाम जारी किए हैं। पीटीआई ने इंट्रा कोर्ट अपील में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि इलेक्शन कमीशन को इस तरह की कोई डायरेक्शन जारी नहीं की जा सकती। सिंगल बेंच का जो फैसला है उसे कलअदम करार दिया जाए। इस पर इब्तदाई दलाइल उनके वकील शाह खावर की जानिब से आज दिए गए थे, जिस पर चीफ जस्टिस ने यह भी पूछा कि जब स्क्रूटनी कमेटी इलेक्शन कमीशन की खुद ये कह चुकी है कि अकबर एस बाबर की फराहम करदा मालूमात वेरीफाइएबल नहीं, यानी उनकी तस्दीक नहीं हो सकती, तो उसके बाद फिर अब कार्रवाई क्या जारी है। इस पर पीटीआई के वकील का कहना था कि सिर्फ हमें सिंगल आउट किया जा रहा है और इलेक्शन कमीशन अपनी तरफ से हासिल करदा मालूमात की बुनियाद पर केस को आगे चला रहा है, जबकि हमने जो दीगर जमातों की स्क्रूटनी की दरखास्तें दी हैं वो सुस्त रवि का शिकार हैं। लिहाजा हमें जो इम्तियाजी सलूक रवा रखा जा रहा है उसके खिलाफ। बहुत शुक्रिया, अपडेट कर रहे थे आप सुहेल रशीद। और सिंध हाई कोर्ट ने कराची के इलाके रामस्वामी में 60 गज के प्लॉट पर गैर कानूनी तामीर 6 मंजिला इमारत मिसमार करने का हुक्म दे दिया है। बात कर लेते हैं, इरफानुल हक हमारे साथ हैं। इरफान, एसबीसीए को क्या अहकाम जारी किए गए हैं, कब तक कार्रवाई करनी होगी इस पर? देखिए, इब्तदाई तौर पर अदालत ने हुक्म दिया है कि जो इमारत के कनेक्शन हैं, जो खुसूस बिजली, पानी और गैस के कनेक्शन वो मुनक़ता किए जाएँ और इसके साथ ही फौरी तौर पर इस इमारत के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाए और 1 माह में बिल्डिंग का जो अप्रूव प्लान है अब वो पेश किया जाए और जो अगर नक्शा अप्रूव करवाया गया है वो पेश किया जाए। जो भी मुतालिका दस्तावेजात हैं एसबीसी हुकाम को हिदायत की गई है कि वो पेश करें और अदालत ने सख्त मांग की है कि 60 गज की जगह पर इतनी ऊंची इमारत तामीर कर दी गई है जिसका और इसको मिसमार करने का हुक्म दिया गया। इरफानुल हक, तफसील के लिए शुक्रिया। अभी लेंगे ब्रेक, जिसके बाद होंगी हेडलाइंस। देखते रहिए समा।